नमस्कार, मेरा नाम विपिन कुमार है, चीफ इंजीनियर प्रोडक्शन, और मैं अगेंस्ट द मोशन यहाँ पे स्टैंड करता हूँ। जैसे टॉपिक दिया गया है कि पब्लिक सेक्टर के प्राइवेटाइजेशन से नेशन बिल्डिंग संभव है या इम्प्रूवमेंट होगा, तो मैं इस मोशन के अगेंस्ट में खड़ा हूँ। और मेरी शुरुआत इस बात से हो रही है कि आज हम इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के प्राइवेटाइजेशन से नेशन बिल्डिंग होगी। मैं बड़े गर्व और बड़े दावे के साथ इस बात को कह सकता हूं कि पिछले 75 सालों से पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग भारत के राष्ट्रीय निर्माण में, सामाजिक आर्थिक निर्माण में अपनी भूमिका बखूबी निभा रहा है। किस तरीके से निभा रहा है? जब भारत देश आजाद हुआ 1947 में, हम सभी जानते थे कि हमारे पास में एक सुई तक बनाने की इंडस्ट्रियल सेटअप नहीं था। देश के कर्णधारों के पास सबसे बड़ा सवाल यह था कि आने वाले समय में भारत की आर्थिक दिशा को किस दिशा में ले जाए, कैपिटलिज्म की तरफ ले जाएं, सोशलिज्म की तरफ ले जाएं, या फिर कोई और मॉडल अपनाएं। तो उस समय इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1948 से इस बात की चर्चा की शुरुआत हुई कि भारत की विविधताओं को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि हमारा देश डाइवर्सिफाइड है, क्लास ऑफ सिटीजन डिफरेंट है, क्षेत्रीय भौगोलिक अलग अलग तरह की यहाँ पर डाइवर्सिटीज है, तो एक ऐसी कौन सी पॉलिसी हो जो सभी लोगों को बराबर टच करे, उनको बराबरी के मौके दे, विकास की तरफ आगे बढ़ने के मौके दें। तो वो सभी महान लोगों के द्वारा निर्णय लिया गया और हम लोगों ने मिक्स इकोनॉमी मॉडल को अपनाया। उसके बाद 1956 में जो सेकंड इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन हुआ, उसमें पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग की फाउंडेशन जो 1948 से ही शुरुआत हो गई थी, उसको पूरे देश में एज ए नीति हमारे सामने लाया। और आप सभी जानते हैं कि उसके बाद जो PSUs ने अलग अलग क्षेत्रों में, चाहे वो माइनिंग का क्षेत्र हो, चाहे वो प्रोडक्शन का क्षेत्र हो, अलग अलग क्षेत्रों में स्टेट कंट्रोल के द्वारा अपने सेटअप बनाए और भारत की उस दिशा को 1947 में आप लोग याद करिए, और आज हम 2024 में खड़े हैं। आज दुनिया की टॉप 5 इकोनॉमी में है, जिसमें पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग का बहुत बड़ा योगदान रहा है। जब बात नेशन बिल्डिंग की करते हैं तो नेशन बिल्डिंग एक सिंपल प्रॉफिट या चंद लोगों के लिए केवल रोजगार या फिर केवल आर्थिक पहलू नहीं है। नेशन बिल्डिंग एक बहुत ही व्यापक अपने आप में शब्द है, जिसमें सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक हर एक पहलू में देश की दिशा किस तरफ जा रही है, इस बात पे बड़े करीब से स्टेट को ध्यान देना होता है। और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग का जो रिक्रूटमेंट का प्रोसेस है, जो इंडस्ट्रियल सेटअप किए गए हैं, जो कॉलोनी सेटअप किए गए हैं, आप सभी, हम सभी इस बात को जानते हैं कि माननीय भारत सरकार के द्वारा भारत के संविधान को ध्यान में रखते हुए समाज के हर एक वर्ग को प्रतिनिधित्व देते हुए पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में लोगों को लिया गया। जब लोगों को लिया गया तो उसके बाद हर एक वर्ग से लोग आए, उनकी अपनी आर्थिक स्थितियां समृद्ध हुई, फिर उन लोगों ने अपने समाज में जाकर उस पैसों का एक्सपेंडिचर किया। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि PSU के जो एम्प्लॉइज के माध्यम से, PSU की इकोनॉमिक एक्टिविटी के माध्यम से पूरे के पूरे क्षेत्र का विकास हुआ है। और आप सभी, हम सभी के बीच में गुजरात का एक उदाहरण हमारे बीच में है कि गुजरात के विकास में भी ONGC का जो योगदान है, उसको हम शब्दों में किसी भी तरह बयान नहीं कर सकते। समय की बहुत पाबंदी है, मैं और समाप्त करता हूं अपनी बातों को। पब्लिक सेक्टर के और क्या फायदे हुए हैं? हमेशा क्राइसिस में राष्ट्र के लिए खड़ा रहा है। कोई भी क्राइसिस हो, सबसे फ्रंट में पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग खड़े रहते हैं। कभी भी ऐसी जरूरत पड़े जहां सब्सिडाइज करने की जरूरत है, तो सब्सिडी देने में भी जब लगता है कि एक रेट कंट्रोल करने हो, आप किसी प्राइवेट एंटिटी को नहीं बोल सकते, सामने आपके पब्लिक सेक्टर ही आएगा। इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट ऑफ सोसाइटी, और जहां भी मैंने आपको पहले बताया कि जहां पर भी PSU के सेटअप हुए हैं, उसके बाद जो एलाइड बिजनेसेस हैं, हमारे ONGC के मेहसाणा में आप देख सकते हैं कितने सारे बिजनेस सेटअप हुए, कितने लोगों को इनडायरेक्टली वहां पर मैन पावर मिला, वो हमारे सामने है। एक सबसे बड़ा योगदान जो मैं मानता हूं जो पब्लिक सेक्टर का राष्ट्र के निर्माण में है, वो कल्चर एक्सचेंज है। भारत जो विविधताओं से भरा हुआ है, देश के कोने कोने से लोग एक PSU को ज्वाइन करने के लिए आते हैं, क्योंकि PSU का जो स्टेचर है, राष्ट्र के लिए प्राइड का विषय है, एक एम्प्लॉय के लिए प्राइड का विषय है। वो केवल पैसे से अपने आप को नहीं तोलता, वो देखता है कि मैं जो भी कार्य कर रहा हूं, वो सीधे के सीधे राष्ट्र के निर्माण में सहयोग कर रहा है। इस भावना को से भरा रहता है। तो कहीं भी PSU की इंडस्ट्री का सेटअप हो, देश के कोने कोने से लोग उसको ज्वाइन करने आते हैं। इस सबसे बड़ा कल्चर एक्सचेंज का जो बेनिफिट है, PSU के माध्यम से हुआ है। लोग आपस में मिले हैं और उनमें राष्ट्रीयता का संचार हुआ है, नेशनल ब्रदरहुड का डेवलपमेंट हुआ है। सबसे बड़ी बात आप लोगों ने देखी होगी कि CSR की एक पॉलिसी है जो प्राइवेट इंडस्ट्रीज के लिए भी और PSUs के लिए भी है
लेकिन उसका जो इम्प्लीमेंटेशन का तरीका है, हम लोगों ने देखा है CSR के माध्यम से PSUs ने आसपास के क्षेत्रों में और राष्ट्र के डायरेक्ट निर्माण में बेहद सफलतापूर्वक CSR का प्रयोग किया है। डिविडेंड्स है, प्रॉफिट्स है, डायरेक्ट गवर्नमेंट को मिलते हैं, इंक्लूसिव ग्रोथ हुई है, मोर ऑटोनॉमी अगर दी जाए। एक इंपॉर्टेंट बात आती है कि PSUs में एफिशिएंसी की कमी है। PSUs में भी समय के साथ हम लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं टेक्नोलॉजी को, एडॉप्शन को, मार्केट इकोनॉमी के जो रूल्स हैं, अगर PSUs को और दिए जाए तो किसी भी चैलेंज को स्वीकार कर सकते हैं। और PSU भारत की बैकबोन रही है, इसमें कोई शक नहीं है। समय की मर्यादा रहती है, इसलिए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और बहुत बहुत धन्यवाद इस अपॉर्चुनिटी के लिए। थैंक यू।